हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और हमने पार्ट 1 जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड या पीएम किसान संपदा योजना से रिलेटेड हमने कवर किया है। ऑलमोस्ट चीज़ें वहाँ पे कवर हो गई हैं। अब हम पार्ट 2 इसका ला रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 लगभग 20-21 मिनट का होगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही चीज़ें लगभग रिपीट होंगी, कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, ज़्यादातर चीज़ें तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ और अच्छे से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है तो क्लियर हो जाएगा। साथ में आपको यहाँ पता चल जाएगा कि फूड फूड लॉस जो होता है, हमारा फूड लॉस जो होता है ना, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आपका, एक मिनट, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आपका कितना है, कौन सी क्रॉप का। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, एक बार स्पीड में ही देख लेना, पर इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि चीजें रिपीट होंगी पीछे वाली चीजें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पार्ट छूट गया था पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इसको, जो कि हमारा फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टडी कराई गई है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है उसके लिए आपकी स्टडी कराया नाबार्ड द्वारा। नाबार्ड की एक कंपनी है, दैट इज द नैब कॉन्स, यानी कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या हुआ कि सर्वे किया कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में लगभग 54 कम्युनिटी, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आपका ये यहाँ पे सर्वे किया। तो ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे कंट्री में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, तो इसकी वेरियस कैटेगरी थी। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया, मतलब जो सर्वे किया इसके बाद आइडेंटिफाई किया गया कि क्या गैप है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन में क्या गैप है, और स्किल रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, ताकि हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हो रहा है उसको कम करें। तो इन्होंने मतलब एक डाटा दिया, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का डाटा दिया कि इसमें कितना पोस्ट हार्वेस्ट होता है। तो देखो, पहली बात तो पूरा डाटा आपको याद नहीं करना है, ये सब आपको याद नहीं करना कितना होता है। ठीक है ना, कोई भी डाटा आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज याद कर लो कि जो सीरियल में कम होता है, पल्स में ज्यादा होता है। एक ऐसा आइडिया रखना आपको। तो सीरियल में देखो आप, यहाँ पे क्या है, पल्स में ज्यादा है, सीरियल में कम है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ऑयल सीड में फिर ये रेंज दी हुई इतनी बड़ी, इसको आपको याद नहीं करना है। फ्रूट में ऑब्वियसली सी बात है, ज्यादा किसमें होगा, आपका फ्रूट में होगा। फ्रूट आप एक याद रखो। और इसके बाद आपका वेजिटेबल्स में देख लो आप, तो वेजिटेबल में कम है, फ्रूट में ज़्यादा है। तो इसको हम अगर हम बात करें, एक मिनट, तो हमारा एक यहाँ पे ग्राफ निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा किसमें है आपका, वेजिटेबल्स में है, सॉरी फ्रूट में है। तो फ्रूट, फिर आपका वेजिटेबल, ठीक है, देन आपका पल्स, देन आपका सीरियल। आगे और जाओगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा फिशरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं और हम यहाँ पे निकालते हैं कंक्लूजन कुछ। तो प्लांटेशन क्रॉप को छोड़ सकते हैं आप, वेजिटेबल्स का हमने कवर कर लिया है। फिर आप यहाँ देख लीजिए फिशरीज का, जो कि मेराइन फिशरीज का सबसे हाईएस्ट लॉसेस है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कितना है आपका, 8.6%। पहले तो आपको याद रखना है कि हाईएस्ट लॉसेस किस में होता है पोस्ट हार्वेस्ट का, तो आपको याद रखना है फिशरीज सेक्टर में होता है। किसमें होता है, फिशरीज में होता है। लगभग कितना हो जाता है, 8.76, यानी कि 9% के लगभग लॉस यहाँ पे फिशरीज सेक्टर में देखने को मिलता है। तो आपको ये वाला एक रफ एक सीक्वेंस लेके चलना कि सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस किसमें होता है, मछली में होता है, मछली उत्पाद में होता है, फिर फलों में होता है, फिर वेजिटेबल्स में होता है, फिर पल्स में होता है, फिर सीलियम में होता है। वेजिटेबल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वेजिटेबल में किसमें होता है, टोमेटो में होता है। हम आपकी ये आप यहाँ पे याद रखेंगे इसको। ठीक है, टोमेटो में होता है, मैं आपको आगे दिखा दूंगा, आगे एक पीडीएफ है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो लॉसेस के बारे में रिपोर्ट किया इन्होंने, वेजिटेबल, सीरियल, प्लांटेशन क्रॉप, फ्रूट वगैरह में, तो इसके लिए मेन जो प्रॉब्लम थी, इनफिशियंट हार्वेस्टिंग, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो रहा था। ना तो अच्छे से हार्वेस्टिंग कर रहे थे फार्मर्स, ना ही उनको हैंडलिंग कर रहे थे, फिर प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं था, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी नहीं थी, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसके लिए फिर यहाँ पे कुछ एम्स थे जो स्ट्रेंथन करने के लिए, जो कि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए। तो यहाँ पे हमारी कुछ स्कीम्स हैं, इनको आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, तो आपकी पहली यहाँ पे क्या होती है, मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सपोर्ट मतलब कैसे सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जिसमें इंक्लूड करता है कोल्ड स्टोरेज को, राइपेनिंग चेम्बर के लिए, और पैक हाउस टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो जो हमारा नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, मेनली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए है। ठीक है,
इसमें मेनली क्या क्या फोकस एरिया है, कोल्ड स्टोरेज है, राइपनिंग चेंबर है और पैक हाउस होते हैं, जो कि मिनिमाइज करता है फ्रूट एंड वेजिटेबल के लॉसेस को, और ये मेनली सपोर्ट देता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकें इस स्कीम के तहत। ठीक है, तो एक तो आपको इसको याद रखना है। दूसरा आपने पहले ही पढ़ा होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें क्या होता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको डेप्ट फाइनेंसिंग होती है, यानी लोन मिलता है। क्या मिलता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, AIF है, इसके तहत कैसा लोन मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए मीडियम से लॉन्ग टर्म लोन मिलता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। इसको इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। मेनली आपका वेयर हाउसिंग है, आपको बताया था, इसके तहत आपका मैक्सिमम आप 2 करोड़ तक यहाँ पे क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कितने करोड़ तक, 2 करोड़ तक मैक्सिमम, मतलब कम से 2 करोड़ से कम का लोन हमें मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2 करोड़ हम लोन ले सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था। एक कोल्ड चेन को बनाने के लिए बात करता है, वेयर हाउस को बनाने के लिए बात करता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट यानी जो आपके विलेज लेवल में होती है, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप कहाँ पे मतलब रखोगे, उसके लिए भी यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन आप देख लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल चीज, मार्केटिंग लिखा हुआ तो मार्केट से ही रिलेटेड कुछ बात होगी, तो यहाँ पे सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट ही करेगा। तो फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टोरेज एंड मार्केटिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन एंड रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन द मार्केट लेवल। तो याद रखना है, जो हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है हमारा, यहाँ पे याद रखना आपको मार्केट लेवल की जब भी बात करेगा, ये आप कीवर्ड याद रखो, मार्केट लेवल में किसी भी तरह से पोस्ट हार्वेस्ट को रिड्यूस करने की बात करेगा या मतलब सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने की बात करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आ जाएगा। आपको मैंने ई नाम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा दिया है। ई नाम आपको क्या करता है, आपको पता होना चाहिए, मार्केट एक्सेस देता है, बेटर मार्केट एक्सेस, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कहीं भी दूसरे स्टेट में भी बेच पाओ और दूसरे जगह पे भी बेच पाओ। और आपको मैंने ENWR आपको बताया था, ई निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के बारे में बताया था, जो कि रिसिप्ट क्या करती है, इसको आप यहाँ पे बेच के और कहीं और उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, और आप उसके माध्यम से लोन भी ले सकते हैं एज ए कोलेट्रल, इसको ENWR को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा कोलेट्रल मतलब होता है गिरवी रखने के लिए, गिरवी रख के इस ENWR को आप लोन ले सकते हैं। इसका देखो प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं, रिड्यूसिंग द ट्रांजिट लॉसेस। आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारा लॉसेस होता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि ENWR जो इनिशिएटिव लिया गया, इसके माध्यम से, ई नाम के माध्यम से आपका ट्रांसपोर्टेशन लॉसेस को भी यहाँ पे कम करता है और इफिशियंट सप्लाई चेन बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, इन एडिशन गवर्नमेंट आल्सो प्रमोट द फार्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ द, या PO बनाया आपका 10,000। इस डाटा को याद नहीं करना, बस माइंड रखो कि PO का रोल हर जगह होता है, जो कि एग्रीगेशन करते हैं और प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड मार्केट लिंकेज में काम करते हैं। एक चीज और देखो, ये सारी चीजें जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आपका इंप्लीमेंट होती हैं। सेंट्रल अम्ब्रेला स्कीम है, जो कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है, जो कि लॉन्च की गई थी 2017 में, आपको बताया था 16-17 में लॉन्च की गई थी, और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के लिए था, और साथ में बूस्ट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को, एंड रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, एंड इनहांस करता है वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट के वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे आपका टोमेटो है, तो उससे क्या बना देगा, टोमेटो से मान लो क्या बना दिया, ज्यादा प्रोडक्शन हो तो केचप बना दिया। ठीक है, केचप, ठीक है, तो पोटैटो से क्या बनाया, टोमेटो से क्या बनाया, आपका केचप बनाया। तो इस तरह से क्या करता है, यहाँ पे काम करता है ये आपका। हमने ओवरऑल देखा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये बनता है, यहाँ पे ये वाला जो हमने एक डाटा निकाला है, फिशरी, फ्रूट, वेजिटेबल, पल्स एंड सीरियल का पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक और हमारे पास सर्वे है, जो कि यही नैप का उसका सेम चीज है, लेकिन इसका जो टाइमिंग है अलग था, अगस्त का था। तो यहाँ पे देख लो, यही सेम बात कर रहा है, ये सेम डाटा दिया है, लेकिन हमें ये डाटा याद नहीं करना अब, हमें सिर्फ यहाँ पे देखना है कुछ बातों को। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, आपका कंपोनेंट स्कीम है, जो कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जो कि कोल्ड चेन स्कीम है एक प्रकार की, और जो कि किसके अंतर्गत आती है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आती है। तो एक कोल्ड चेन को ही हमारा बढ़ावा देता है, जो कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में आप यहाँ पे देख लो, आपका कोल्ड चेन स्कीम जो होती है आपकी, इसमें क्या है, आपका 2-3 चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। एक तो फूड इरेडिएशन यूनिट बनाने की बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था फूड इरेडिएशन यूनिट। इरेडिएशन यूनिट में क्या होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। फूड इरेडिएशन मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ मतलब रेडिएशन दी जाती है, अल्फा बीटा गामा, आपका जो मतलब फूड चैम्बर होता है ऊपर से। तो इसमें जो आपके इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया के, वायरस के, या जो भी फंगस इन्फेक्शन होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, मतलब एकदम हाइजीन हो जाता है, तो फूड खराब नहीं होता फूड इरेडिएशन यूनिट से। तो इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। आपको पता होना चाहिए 50 फूड इरेडिएशन यूनिट बनाने की बात कही गई थी इस स्कीम के तहत। ठीक है ना, आपका जो यहाँ पे था कोल्ड चेन चैम्बर स्कीम या कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत।
इससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिड्यूस होगा, वेस्टेज परिसेवा वाले जो चीजें हैं उनका नहीं होगा, और आल्सो रिड्यूस सेल्फ लाइफ, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ भी यहाँ पे क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। किसकी मदद से, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत, ठीक है। तो इसको सेटअप करना है, वही आपका इरेडिएशन यूनिट की बात कर रहा है, मल्टीपल फूड इरेडिएशन यूनिट सेटअप करने की बात कर रहा है। आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने कम से कम तो 4-5 बार इसको रिपीट कर दिया पिछले 1 या 2 वीडियो के अंतर्गत, है ना। यही बात कर रहा है, फूड इरेडिएशन यूनिट की बात कर रहा है, और फूड इरेडिएशन यूनिट इंटीग्रेटेड विद द कोल्ड चेन या वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, यही फूड इरेडिएशन यूनिट को ही क्या करना है, आपका इंटीग्रेट करना है। तो ये आपको याद रखना, फूड इरेडिएशन यूनिट, ठीक है। तो मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट बनाने के बाद यहाँ पे भी लिखा हुआ कंट्री में, और कोल्ड चेन स्कीम जो है आपकी, जो कि डिमांड ड्राइवल एंड प्रपोजल आर इनवाइटेड फॉर द मिनिस्ट्री, मतलब ये सब याद नहीं करना कि प्रपोजल है, ठीक है, छोड़ दो इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेगा फूड पार्क एक चल रहा था प्रधानमंत्री किसान संपदा के तहत, तो इसको अब अभी विड्रॉ हो गया, मैं आगे वाली अभी पीडीएफ में देखूंगा, ठीक है। ये सब आपको याद नहीं करना कुछ भी यहाँ पे, ठीक है, छोड़ दीजिए। ये डाटा इसमें दिया गया है दोस्तों, ये डाटा मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप याद करो, पर यहाँ पे एक चीज आप याद कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। हिस्ट्री का हम देख लेते हैं, प्लांटेशन क्रॉप का हो गया, टोमेटो को सबसे ज्यादा लॉस होता है, इसको एक बार आप ऑब्जर्व कर लेना, वेजिटेबल्स में, ठीक है। वेजिटेबल्स में टोमेटो का हाईएस्ट लॉस है, और ओवरऑल भी टोमेटो का हाईएस्ट है। हम जो खोजना चाह रहे थे, हाँ, ऑल शीड, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता था आपको। तो फिशरीज जो है आपकी, मेराइन फिशरीज का हाईएस्ट लॉस है यहाँ पे, 7% दिया है आज, 7 से 9 याद रख लो आप, कहीं कहीं पे 9 देता है। आपका लेटेस्ट डाटा जो अपडेट हुआ वो 9% लॉसेस है, अब कम भी हो रहा है। तो ये मेरीन फिशरीज का आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और वेजिटेबल्स की बात करो, टोमेटो ओवरऑल अगर बात करें तो टमाटर का हाईएस्ट होता है, टोमेटो का लॉस एक्चुअली देखोगे आप तो 8% होता है, ठीक है। आगे की पीडीएफ में आपको मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, हमारे पास एक और है, वेस्टेज यही सेम है आपका, नॉपकॉस की है। ये हमारा बार बार न्यूज में था, इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फ्रूट का ज़्यादा लॉस होता है, और वेजिटेबल्स का आपका उससे कम होता है। हाईएस्ट किसका होता है, फिशरी का। वेजिटेबल में आपका किसका होता है, टोमेटो का हाईएस्ट होता है, ओवरऑल भी टोमेटो का हाईएस्ट होता है अगर देखोगे इस तरह तो। फिर आपका क्या था, पल्स था, फिर आपका क्या था, सीरियल था, ठीक है। तो इसको याद रखना है डाटा को। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए आप, क्रिएशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, ये क्रिएट करने को लिए सजेस्ट करते हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने की बात करते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बनती है, इसको देखो आप, ये जो हमारी अम्ब्रेला स्कीम थी ना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अम्ब्रेला स्कीम मतलब है कि ये जो है आपका स्कीम जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके अंतर्गत और भी इस तरह से आपकी स्कीम जो है चल रही है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत तो क्या क्या चल रही थी आपको बताता हूँ, ताकि मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोसेसिंग फैसिलिटी को बढ़ाया जा सके और लॉस कम किया जा सके, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग करके। तो रिड्यूस किया जा सके पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, इन्हांस किया जा सके वैल्यू एडिशन, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन किया जा सके। तो इसके अंतर्गत हमारी यहाँ पे देखो 5-6 स्कीम थी। तो पहला तो आपने पढ़ा है फूड मेगा फूड पार्क। तो ये मेगा फूड पार्क जो था, इसको आप यहाँ पे याद कर लो। ये जो स्कीम हमारी बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आएगी नहीं अब एग्जाम में, ठीक है ना। जो कि क्या हुआ देखो, कंप्लीट कंपोनेंट हैज बीन डिसकंटिन्यू हो गया आपका 2021 से ही, ठीक है। तो इसको आपको याद नहीं करना है। अब इसके बाद देखो, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके अंतर्गत आपका फूड इरेडिएशन यूनिट बनाना था, अभी चल रही है। इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन आपका है आपका एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है, ये भी आपका चल रहा है इसके अंतर्गत। साथ में चौथा जो है आपका क्रिएशन ऑफ द बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, ये आपका जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया, आप देख सकते हैं। इसको भी आपको याद नहीं करना है, तो इसको आप याद नहीं करेंगे, हम आशा करते हैं आप याद नहीं करेंगे। देन आप आगे देख लीजिए, 2021 में डिसकंटिन्यू की गई थी, है ना। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, है ना। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी बनाने की बात कर रहा है, ऑलरेडी हमने देखा है पहले भी। और ऑपरेशन ग्रीन के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ऑपरेशन ग्रीन जो है 2018 में शुरू किया गया था, आपको बताया था। पहले आपका इसमें टॉप था, पोटैटो ओनियन टोमेटो था। देन आपकी इनको मिला के टोटल 22 क्रॉप हो गई, मतलब फिर इसके बाद 22 क्रॉप हो गई आपकी, ठीक है। 2022 से ही इंक्लूड किया गया था इसको। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 22 क्रॉप इंक्लूड करने के बाद इसका नाम रखा गया था टोटल, ठीक है ना। टोटल, ये टॉप की जगह क्या कर दिया गया, टोटल कर दिया गया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे मोटे तौर पे।
नेक्स्ट आपको देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, क्रेडिट लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, कैपिटल सब्सिडी जिसको बोलते हैं, मतलब कि क्रेडिट लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब ये है कि आपको सब्सिडी मिल जाएगी जब आप लोन लोगे कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने के लिए, प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। यही बात यहाँ पे कह रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है पूरे इसमें। यहाँ पे देख लो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए थी। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए थी, जो सपोर्ट करती है फॉर द ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाने में हमें, मतलब कि हमारा जो ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग हम वर्ल्ड में टॉप में आ पाए, इस चीज़ के लिए मतलब हमारा जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है सपोर्ट करती है, वहाँ पे हमें इंसेंटिव देती है। मान लो अगर आप मान लो केचप बनाने की फैक्ट्री डाल रहे हो, तो हो सकता है आपकी फैक्ट्री जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है, उसको वहाँ पे इंसेंटिव देगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। ये भी एक आत्मनिर्भर भारत जो है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया था। मोटे तौर पे याद रखना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के लिए ही है, कंट्री में बनाने के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का हमने देखा है, सब डाटा आपको यहाँ पे कोई भी डाटा आपको याद नहीं करना, ठीक है। इतना ये सब इतना नहीं पूछेगा, ओके। ये डाटा दिया है, इसमें डाटा आपको रटाने लगते हैं कुछ लोग लेके पूरा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इतना करने के लिए। नेक्स्ट आप देख लो, लास्ट हमारा है फूड प्रोसेसिंग का। यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो इसमें हम पढ़ेंगे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को अच्छे से। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन क्या है, 2004-5 में शुरू किया गया था। अच्छे से याद रखना, अभी लास्ट वाला आपको अलग हो गया अब। तो इसका एम था क्या कि मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके एग्रीकल्चर सेक्टर का ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में। इसके बाद इसी स्कीम को क्या किया गया, बाद में रिस्ट्रक्चर कर दिया गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014 में ये हो गई। तो आपको ये वाला याद नहीं रखना है, नेशनल मिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर कब चला गया था ये आपको याद नहीं करना। अब आपको ये वाला याद रखना है बस कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर आपकी जो है तो 2014-15 में यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, रिस्ट्रक्चर की गई थी, और बाद में मतलब कि ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। और बाद में मतलब कि इसके बाद क्या हुआ कि ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब प्रोडक्शन को भी, प्लांटेशन के लिए भी, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सब भी इनके अंदर इंक्लूड किया गया होगा। और इसको फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया है 2025 में, और रिवाइज किया गया है ऑपरेशनल गाइडलाइन इम्प्लीमेंटिंग मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यही है आपको स्कीम को थ्रू आउट द कंट्री विच इंक्लूडिंग द ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एंड एनहांसिंग द कॉस्ट नॉर्मल वेरिएशन इंटरवेंशन, मतलब वही पूरे डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर 2014-15 में शुरू किया गया, ठीक है। गवर्नमेंट यहाँ इम्प्लीमेंट कर रही है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, इसको याद कर लेना अच्छे से। मैं इसको अलग से पढ़ा देता हूँ तुम्हें। ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे आपका एमएसपी होता है ना, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वैसे ही मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कास्ट आपकी ज्यादा आ गई है और आपका मार्केट प्राइस आपको कम मिल रहा है। जैसे आपने टमाटर को उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़े, लेकिन आपकी जो कास्ट है, अब आपको प्राइस टमाटर 5 रुपए किलो बिक रहा है, तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे किसान का नुकसान ना हो और जो आपका कंज्यूमर है उसको भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम चालू की गई थी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं हम। तो फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज, किसको करता है, एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज को भी प्रोक्योर करता है, प्रोक्योर मतलब खरीदारी करना, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप को भी ये खरीदता है, यानी प्रोक्योरमेंट करता है। एंड इसके बाद क्या करता है, रिम्यूनरेटिव प्राइस देता है। जैसे आपका गन्ने में रिम्यूनरेटिव प्राइस थी ना, ऐसे यहाँ पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो बची हुई क्रॉप उनके लिए भी यहाँ पे रिम्यूनरेटिव प्राइस आपको प्रोवाइड करता है टू द फार्मर्स को, है ना। एग्रीकल्चर के लिए, हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये भी याद रखना, ये एग्रीकल्चर के लिए भी है और हॉर्टिकल्चर के लिए भी है, दोनों याद रखना, ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। जो कि ज्यादा पेरिसेबल होते हैं, पेरिसेबल तो जल्दी खराब हो जाते हैं, एंड जो नॉट कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर कवर नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट में बताऊंगा तो वह स्कीम, वह मतलब कि जो कमोडिटीज है, वह प्रोडक्ट जो मतलब कि एमएसपी के अंतर्गत आपके कवर नहीं है, तो उनको आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर कवर करके आपको रिम्यूनरेटिव प्राइस देना है। क्योंकि फार्मर क्या करता है, आपका डिस्ट्रेस सेल करता है। डिस्ट्रेस में मतलब कि आपका जैसे ही प्रोडक्शन हुआ तो उसको बेचना होता है, उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, उसको पैसे चाहिए होता है तुरंत, ठीक है। और उस टाइम पे अगर बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हो गया तो उससे आपका कम रेट में, मतलब मार्केट में रेट ऑटोमेटिक कम हो जाता है, क्योंकि आपको प्राइस आपका जो होता है, प्राइस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर्स को क्या होता है, अल्टीमेटली नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे पीक अराइवल में आपका मतलब कि इंटरवेंशन देता है। इससे क्या होता है, देखो, व्हेन द प्राइस टेंड टू फॉल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम चला जाएगा तो उतना पैसा आपको गवर्नमेंट देगी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, ठीक है ना।
प्राइस डिफरेंस पेमेंट जो होता है, प्राइस डिफरेंस पेमेंट विद द ऑप्शन टू मेक द डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द प्राइस डिफरेंस ऑफ द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मतलब जो भी प्राइस डिफरेंस आ रहा है, जितना आपको मिलना चाहिए था और उससे कम में अगर आप मतलब बेच दिए, तो आपका जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे पे करेगी। और कैसे पे करेगी आपको, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस टू द फार्मर फॉर द क्रॉप ट्रेडेड इन द एपीएमसी मंडीज हैज बीन एडेड। यहाँ पे मतलब एपीएमसी मंडीज को भी ऐड किया गया है। रिएम्बर्समेंट हो जाएगा आपका पैसा जो आपको कम मिल रहा है, और साथ में आपका टॉप को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, टोमेटो ओनियन पोटैटो को भी, टू द सेंट्रल नोडल एजेंसीज के रूप में। ठीक है, ये सब इतना आपको नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखो कि जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है आपकी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आएगा आपका रजिस्टर्ड फार्मर की। तो अगर आप रजिस्टर्ड करा लोगे, आप रजिस्टर्ड फार्मर हैं, तो आपके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने कवर कर लिया, और हमारी जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो चीज़ें थी, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है, जो करंट में थी, हमारी करंट अफेयर से रिलेटेड हमने चीज़ें कवर किया है, और दूसरा हमने स्कीम जो इससे रिलेटेड थी हमने सारी कवर कर लिया है 2 लेक्चर में। ये हमारा पार्ट 2 था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें।